वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेज। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, मैंने पॉलिटी की कल एक क्लास ली थी और फिर से आज एक और क्लास लेकर हाजिर हूँ। यानी कि हमारी जो पॉलिटी की क्लास होने वाली है वो आज दूसरी क्लास होने जा रही है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल यहां से हूबहू देखने को मिलेंगे। तो ये सेशन बेहद ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक देखना है। और स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स का क्लास 1 में डाउट आया है, मेरे पास में कमेंट आया है, उसका सॉल्यूशन भी इसी क्लास में मैं देने वाला हूं। तो लास्ट तक देखना है और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करने वाला हूं, उसका आपको आंसर भी देना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी डेली क्लासेस बिल्कुल फ्री में लेकर आ रहे हैं। आपको कोई भी फी नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री में आपके लिए रीपॉइंट क्लासेस पर क्लासेस अवेलेबल हैं। तो अपनी तैयारी करिए, क्लासेस लीजिए और हम आपके साथ में हमेशा खड़े हैं। आपके एग्जाम की अच्छे से अच्छी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करा कर रहेंगे और आपका सिलेक्शन इसी यूट्यूब चैनल से हम करा कर दिखाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा हम कहते हैं वैसा करते जाइए, आपका सिलेक्शन इस बार होकर रहेगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जिन बच्चों के डाउट आए थे वो भी डाउट इस क्लास में सॉल्व होने जा रहे हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की पॉलिटी की क्लास 2 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, जो मैंने पॉलिटी की क्लास 1 ली थी उसमें मैंने 35 क्वेश्चन आपके लिए कराए थे और उसमें हमारे एक स्टूडेंट्स का डाउट आया है कि 20वें क्वेश्चन में सर हमें समझ नहीं आया, इसे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। तो स्टूडेंट्स, रीपॉइंट क्लासेस का मतलब यही है कि अगर स्टूडेंट्स को एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा बताइए, उसे बार बार बताइए। तो स्टूडेंट्स, हम इस बात से पीछे नहीं हटते हैं। आपके लिए समझ नहीं आया है तो हम आपके लिए बार बार बताएंगे और आपको समझाकर ही रहेंगे, क्योंकि हमने आपके एग्जाम की गारंटी ली है और आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाकर रहेंगे। लेकिन अब ये होता है कि आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम करा रहे हैं ऐसे आप कर रहे हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा 20वां क्वेश्चन था वो था कि क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए हुए थे। जो ऑप्शन थे इसमें नंबर 1 ऑप्शन था भारत छोड़ो आंदोलन को रोकना। नेक्स्ट इसका ऑप्शन था भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना। इसका नेक्स्ट ऑप्शन था कांग्रेस सदस्यों के इस्तीफे को रोकना और इसका नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन था कि इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, जो इसमें यहाँ पर राइट आंसर था वो था भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट था, जो मैंने आपके लिए कल बताया था। और स्टूडेंट्स, एक इसका मोस्ट इंपोर्टेंट मैं नोट्स बनाकर लाया था जिसमें लिखा हुआ था कि क्रिप्स मिशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में जो क्रिप्स मिशन था वो भारत में आया था। ठीक है, क्या क्रिप्स मिशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था। क्रिप्स, ठीक है, क्रिप्स मिशन, और इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना था, लेकिन यह असफल रहा। डियर स्टूडेंट, जो क्रिप्स मिशन था उसके कई उद्देश्य थे, लेकिन जो क्रिप्स मिशन का वास्तविक उद्देश्य था वो एक उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। तो स्टूडेंट्स, इसे अभी पूरे डिटेल से मैं बताऊंगा। ठीक है, जो जो डिटेल से इसकी हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो हम इस सेशन में बात कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया। तो क्रिप्स मिशन भारत में 1942 तक आया था। ठीक है, और इसका जो इंपोर्टेंट उद्देश्य थे वो क्या था। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भारत में व्यापक राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे तथा उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा बात करते हैं इस क्रिप्स मिशन को भारत में क्यों लाया था। ठीक है, अच्छा तो स्टूडेंट्स, बात है द्वितीय विश्व युद्ध की।
जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, कब तक चला, ठीक है, कब से कब तक चला, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की यहां पर हम बात कर रहे हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 1939 से, कब से, 1939 से 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। और इनमें किन किन देशों में इसमें युद्ध हुआ था वो अभी बात करेंगे, लेकिन इसमें धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र थे, और एक तरफ कौन थे, एक तरफ थे मित्र राष्ट्रों, ठीक है, एक तरफ मित्र राष्ट्रों थे और एक तरफ धुरी राष्ट्रों थे। इनके बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे, तो स्टूडेंट धुरी राष्ट्रों में, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी था, इटली था और जापान था। और इधर मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे, तो फ्रांस था, ब्रिटेन था, ठीक है, अमेरिका था और चीन भी इसमें शामिल था। तो स्टूडेंट्स मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन शामिल था, और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, जापान शामिल था, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जापान ने क्या करा, जो ब्रिटेन के छोटे छोटे ब्रिटेन में जो देश शामिल थे उन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें अपनी तरफ कर लिया, ठीक है। अच्छा, अपनी तरफ करने के बाद में जो मित्र राष्ट्र थे उन्हें भारत की जरूरत पड़ी थी, तो भारत की जरूरत के लिए, भारत के सहयोग के लिए क्रिप्स मिशन को इन्होंने लागू किया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन को भारत में लाया गया था 1942 में, ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन इन्होंने भारत में भेजा जब इन्हें भारत की सहयोग की जरूरत थी, तो इसीलिए भारत में क्रिप्स मिशन आया था। और स्टूडेंट्स इसके पूरे डिटेल में जानकारी चाहिए तो कम से कम 10 स्टूडेंट्स का कमेंट आना चाहिए कि सर हमें डिटेल से इसे समझा दो, तो मैं इस पर एक पूरा का पूरा सेशन लेकर आ जाऊंगा क्रिप्स मिशन पर, ठीक है, उसमें आपके लिए पूरा डिटेल से समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत थी मैंने इस सेशन में कर दी है। अगर मैं पूरे इसे डिटेल से करने लगा तो पूरा सेशन इसी में चला जाएगा। आज के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है वो हमारी छूट जाएगी। चलिए आज की हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं इनके आंसर आते हैं तो ये आंसर आपके लिए कमेंट में बताने हैं। कमेंट आपके लिए ही है, कमेंट बॉक्स जो है वो आपके लिए ही बनाया गया है। कमेंट बॉक्स में आपके लिए आंसर देने हैं। तो बताइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताइएगा, स्वतंत्र बैठक में, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1952 में स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए बताइएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, डबल स्टार मार्क कीजिएगा, दोबारा से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो ये कौन सा संशोधन था? 86वां संशोधन था, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। बताइएगा 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? तो 18 है। कितनी है? 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है?
वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताएगा निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है? संसद को दी गई है। किसको दी गई है? संसद को दी गई है। भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो बताइए विधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? विधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो इसमें किसका प्रावधान है? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। किसका? वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का 360 में प्रावधान है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का प्रावधान है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इस सेशन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। बताइएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अविष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आज के सेशन के बेहद ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम में इस सेशन से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बताइएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अभिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? तो किसे दी गई हैं? गवर्नर जनरल वायसराय को दी गई थी अभिष्ट शक्तियां अधिनियम 1935 के तहत। कौन से अधिनियम 1935 के तहत अभिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल वायसराय को दे दी गई थी। ठीक है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? इनमें ऑप्शन देखिएगा और बताइएगा निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला नहीं थी? तो बताइएगा कौन नहीं थी? नेल्ली सेन गुप्ता नहीं थी, क्योंकि दक्ष रानी यानी बेलयुद्धन तो थी, बेगम एजाज रसूल भी थी और लीला रॉय भी थी, लेकिन इनमें नेल्ली सेन गुप्ता नहीं थी। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? क्वेश्चन सुनिएगा, ढंग से पढ़िएगा और बताइएगा किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो किसने कहा था? केशवानंद भारती केस ने कहा था। किसने? केशवानंद भारती केस ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। चलिए बताइएगा स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों को पोर्टफोलियो किसके पास था? बेहद ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ट्रिपल स्टार मार्क कीजिएगा इस पर। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास था। किसके? जवाहरलाल नेहरू जी के पास था स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? बताइए स्टूडेंट, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? तो किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 में साइमन कमीशन की सिफारिशों को शामिल किया गया था। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन है क्या। तो मैं आपके लिए बता दूं, सॉरी, साइमन कमीशन क्या है? साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह है। ठीक है, जो साइमन कमीशन है वो साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह है। ठीक है, जिसका गठन, जो साइमन कमीशन था उसका गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। ठीक है, ये आपके लिए याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य कार्य ये था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था और 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। तो बताइएगा
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा, और स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन मैं आने वाले सेशन में आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कमेंट बॉक्स में मुझे लगता है कि मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में अच्छे से समझा सकता हूं तो वहां भी इसका आपके लिए सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर नहीं समझा सकता तो अगले सेशन में उसका सॉल्यूशन अच्छे से मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। लेकिन आपके मन में जो डाउट आता है उसे क्लियर कीजिएगा, ठीक है। डाउट को पूछने में बिल्कुल शर्माना नहीं है, ठीक है। डाउट पूछने में बिल्कुल शर्माना नहीं है, डाउट अपना क्लियर कीजिएगा। बताइए, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। तो किस में है, पहले अनुसूची में, ठीक है। किस में, पहले अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। ये किसने, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से पहले अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बताइएगा, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो किस देश के संविधान से अपनाया गया है, ये आयरलैंड के, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से ये अपनाया गया है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला सबसे पुराना संघ है। ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ कौन सा है। तो कौन सा है, यूएसए है। कौन सा है, यूएसए है, ठीक है। कौन सा संघ है, यूएसए। देखो स्टूडेंट्स, अपना पढ़ाई पर ज्यादा फोकस दीजिएगा। अभी मैंने देखा कि एक सेशन बनाया था मैंने, जिसमें बहुत सारी कमेंटें आई हुई थी और उसमें काफी गर्ल्स की भी कमेंट आई थी, लेकिन बॉयज क्या कर रहे थे, उन गर्ल्स को रिप्लाई दे रहे थे। भाई आपका क्या मतलब पड़ता है उन गर्ल्स को रिप्लाई देने का, ठीक है। रिप्लाई देंगे तो हम देंगे, और रिप्लाई भी उन्हें उस कमेंट से रिलेटेड कोई नहीं दे रहा था, अदर उसके लिए रिप्लाई दिए जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कह रहा हूं कि अपना पढ़ने पे फोकस दीजिए। देखो कितना कंपटीशन बढ़ गया है, 1500 वैकेंसी आ रही हैं और 50-50 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अपना जितना भी फोकस है उतना पढ़ने पर दीजिएगा, ठीक है। और ये प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है, इन सब बेफजूल की बातें हैं, ये तो आप बाद में भी कर लोगे। पहले अपना नौकरी पर फोकस कीजिए। नौकरी मिल गई तो उस लड़की के पापा भी आपके घर रिश्ता लेकर आ जाएंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। ये टाइम आपका पढ़ाई पर रखने का है, ठीक है। तो पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है। इनमें से बताइएगा, कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है। तो कौन तय करता है, संसद करता है, ठीक है। संसद करता है कि लाभ का पद क्या है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। प्राक्कलन समिति जो है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये प्राक्कलन समिति क्या है। देखो यहाँ पर मुझे लगा कि आपको अच्छे से समझाना है, जिस क्वेश्चन की डिटेल देना है उस क्वेश्चन की मैं डिटेल लेकर आया हूँ, और जो क्वेश्चन नहीं कि हाँ ये हो जाएगा, इसमें कोई डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें मैंने ज्यादा बेफिजूल की बातें नहीं रखी हैं। बस मैं कहता हूँ कि यहाँ से आपके लिए हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपाकर दिखाऊंगा। तो बस स्टूडेंट्स वही है कि यहाँ से मैं हरगिज आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन दिखाकर मानूंगा। बस विश्वास रखिए, सबसे मेन इंपोर्टेंट होता है विश्वास रखना। अगर आपने विश्वास रख लिया तो देखना आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ये हमारी बहुत आपसे विशेष है। चलिए प्राक्कलन समिति को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो प्राक्कलन समिति है यह बताती है कि प्राक्कलन में नियत नीति के अनुरूप क्या मितव्ययता बरती जा सकती है, तथा संगठन कार्यकुशल और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है प्राक्कलन समिति का। संसद की वित्तीय कार्यों में, ठीक है,
सहायता करने के लिए बनाई गई स्थायी समितियों में से एक प्राक्कलन समिति है। इसका गठन 1950 में आपसे पूछा जा सकता है कि प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ, तो 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था। तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया था। इसका जो गठन था वो जॉन मथाई की सिफारिश के द्वारा किया गया था, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2-3 पॉइंट बन जाती हैं। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ, 1950 में हुआ। किसकी सिफारिश से हुआ था, तो जॉन मथाई की सिफारिश से हुआ था। और जो प्राक्कलन समिति है उसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई, तो किस देश में उत्पन्न हुई थी, अमेरिका में उत्पन्न हुई थी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए पता होगा शायद या नहीं, ये मुझे नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो इधर सुन लीजिएगा, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है, राज्य विधानमंडल तय करता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं यहीं से आपसे पूछ लेता हूं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका वेतन कितना है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी का वेतन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और राष्ट्रपति का वेतन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्रधानमंत्री जी का वेतन कमेंट बॉक्स में मुझे बताकर जाइएगा भारत के अंदर इन तीनों का वेतन कितना है। ठीक है, अगर आप सही बताते हो तो मैं लाइक कर दूंगा, अगर नहीं बताते हो तो नेक्स्ट सेशन में इन्हें भी मैं आपके लिए बता दूंगा। लेकिन आज के ये मेरे 3 क्वेश्चन हैं आपसे। चलिए डियर स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस पर स्टार मार्क कीजिएगा। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 1954 में की गई थी। 1954 में स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं, तो बताइएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता के अधिकार क्षेत्र में आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है। दोबारा से क्वेश्चन सुनिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है। क्वेश्चन सुनिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है भारत के वित्त आयोग का गठन। चलिए आगे बात करते हैं, बताएगा जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। चलिए स्टूडेंट्स बताइएगा संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी, ठीक है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। क्वेश्चन को दोबारा से सुनिएगा, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है, तो किस में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, बताइए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था, तो किसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्वाचित किया गया था संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में। चलिए हमारा आज का जो क्वेश्चन है जो आपके लिए बताना है, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आपके हवाले छोड़कर जाता हूं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, अगर इसका आंसर आता है तो मैं आपका कमेंट को लाइक कर दूंगा, अगर नहीं आता है तो कोई नहीं, अगले नेक्स्ट सेशन जो लेकर आऊंगा उसमें इसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा कि भारत के प्रमुख न्यायाधीश ये थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश ये थे। ठीक है, उसमें मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा आज का कैसा लगा आपको इसका सेशन। ठीक है,
तो ये आपके लिए बताना है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर लें। उन्हें भी बताएं कि भैया रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे सेशन स्टार्ट हैं, आप लीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट्स।